कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे और घर बैठे अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू तो कर ही रहे होंगे, क्योंकि भाई पढ़ाई ये तो हमारे जीवन को एक नया रूप देती है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था, जाना था कि किस तरह से स्वेस महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बांटा था। लेकिन अब हमें ये जानना पड़ेगा कि हम लोग जिस पृथ्वी पे रह रहे हैं, हमारा जो सौर मंडल है, जिस सूर्य से हमें किरण मिल रही है और हमारे आसपास जो ग्रह हैं, पहले 9 और अभी 8, तो ये ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई? हम लोगों को ये जानना चाहिए कि भाई कोई महान वैज्ञानिक भी तो हुए होंगे जिनके दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा कि ये जो सूर्य है वो आखिर बना कैसे, हम जिस पृथ्वी पे रह रहे हैं इन सब का निर्माण कैसे हुआ। तो उसी विषय में कई सारे वैज्ञानिक आए, कांट आए, लाप्लास आए, जेम्स जीन्स आए, जेफरीज महोदय आए और भी बहुत सारे आए। तो आज मेनली हम लोग पहले देखते हैं, जितनी देर में कवर हो सकेगा, पहले हम लोग कांट के बारे में जानेंगे। अगर टाइम बचा तो फिर हम लोग देखेंगे लाप्लास महोदय का भी थ्योरी, यानी कि हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति पे ना ये दो बहुत अच्छे इंसान है। इन्होंने ना निहारिका परिकल्पना जैसी और वायव्य राशि, कांट ने कहा वायव्य राशि और लाप्लास ने जब इसका क्या कहते हैं संशोधन किया, उसी परिकल्पना का संशोधन किया और उनको कह दिया इन्होंने अपना कि ये मेरा निहारिका परिकल्पना है। यानी कि जैसे होता है ना आजकल मूवीज में हम लोग देखते हैं कि साउथ वाले एक मूवीज बनाते हैं तो उसी को क्या करते हैं थोड़ा बहुत चेंज करके, एक्ट्रेस का नाम चेंज करके और डायलॉग्स चेंज करके, एक दो डायलॉग्स चेंज कर करके क्या कर देते हैं, उसको हिंदी में कुछ और नाम दे देते हैं। तो उसी तरह है, ये कांट ने अपना एक थ्योरी दिया, उसके बाद लाप्लास ने उसी थ्योरी को उठाया, दो तीन चीज बातें उसमें चेंज करी और उसके बाद इन्होंने कहा ये मेरा निहारिका परिकल्पना है। तो कुछ इसी प्रकार की स्टोरी है और ये हम लोग स्टोरी के रूप में जानते हैं कांट की थ्योरी को। पहले हम लोग कांट को जान लेते हैं। कांट सिर्फ इसका एक नाम समझे कि कांट ना एक जर्मन इंसान है, मतलब जर्मनी में उनका जन्म हुआ। उसके बाद ना उन्होंने जब जन्म हुआ तो पहले बच्चे थे, खेला कूदा जो करना था किया। जब बड़े हुए तो उनके दिमाग में होता है ना खुरापाती जगती है, एक जिज्ञासा जगती है, तभी किसी चीज का खोज होता है। जब उनके मन में जिज्ञासा जगी कि हमारे सूर्य मतलब हमारे पृथ्वी पर सूर्य की किरण आ रही है तो वो भी एक ग्रह है, हम जिस पे रह रहे हैं वो भी एक ग्रह है, हमारे आसपास माना जाता था या फिर बताया भी गया है कि ग्रह है। तो इन ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगा। तो उन्होंने ना एक बहुत वैज्ञानिक का नाम सुना था, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा वो जो जिससे इंस्पायर हुए वो थे न्यूटन महोदय। उनकी गुरुत्वाकर्षण वाली थ्योरी से वो बहुत इंस्पायर हुए थे। तो उन्होंने कहा कि चलो इन लोगों को बेवकूफ थोड़ा बनाया जाए। बेवकूफ कैसे बनाया जाए? उनकी मैथ्स बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी और लोगों को पता भी नहीं था, तब उन्होंने बेवकूफ बनाया। बाद में इसी कारण से उनकी ये थ्योरी बहुत ज्यादा नहीं चली। पहले लोगों को जब तक उन्हें समझ में नहीं आया कि ये चीज क्या है, जब तक उनपे किसी और महान वैज्ञानिक ने नहीं टोका कि ऐसा कैसे हो सकता है, तब तक उनकी थ्योरी बहुत चली। तो फिर उन्होंने ना एक थ्योरी बनाया। थ्योरी क्या थी? कांट महोदय कहते हैं कि भैया हमारे पृथ्वी में ना उस भगवान ने, सॉरी पृथ्वी पे नहीं, हमारे अंतरिक्ष में ना उस भगवान ने कुछ आद्य पदार्थ छोड़े, मतलब ऐसे कण छोड़ दिए हैं जो कि संपूर्ण नहीं थे, लेकिन ये कण थे, मौजूद थे, जो कि बहुत ज्यादा ठंडे थे और शांत थे, स्थिर थे, गति में तो बिल्कुल भी नहीं थे। उसके बाद इन्होंने कहा लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेंगे। उनमें था गुरुत्वाकर्षण। क्या था? गुरुत्वाकर्षण, यानी कि खिंचाव की शक्ति थी, वो किसी चीज को आकर्षित करके अपनी ओर खींच सकते थे। लोगों ने कहा अच्छा खिंचाव की शक्ति थी तो उससे क्या हो गया, वो फिर भी स्थिर थे, उससे ग्रह कैसे निर्माण हो जाएगा? क्योंकि अभी ग्रह देखिए रोटेट करते हैं, गति में है, कुछ ग्रह जलते हैं, तपे हुए हैं और कुछ लाल ग्रह, नीले ग्रह है, तो ऐसे ग्रहों का निर्माण संभव नहीं है ना। तो कांट महोदय कहा अरे रुको तो सही, मेरी पूरी बात सुन लो, मेरी पूरी बात सुन लो। तो कांट महोदय कहते हैं इस पे कि हमारा जो ये ग्रह है ना, ये भगवान का जो आद्य पदार्थ है, ये छोटे छोटे कण,
आकर्षित करते थे। मतलब जिसके पास गुरुत्वाकर्षण की शक्ति सबसे ज्यादा होगी वो दूसरे जो कण है उसको खींच के अपनी ओर आकर्षित करेंगे और उससे क्या करेंगे, टकराएंगे। और जब ये टकराएंगे तो टकराने से क्या होती है, एक बात मान लीजिए, अगर मैं अपने इन दो हाथों को ले लूं, ठीक है, ऐसे नॉर्मल रखिए, उसके बाद एक बार जोर से ताली मारिए, आपको फील होगा कि थोड़ी देर के लिए यहाँ पे गर्मी हुई थी, यानी गर्म हुआ था हमारा हाथ। तो उसी तरह हुआ क्या, जब ये आपस में टकराने लगे तो ये धीरे धीरे गर्म होने लगे। और साथ में क्या हुआ, जब हम किसी चीज से टकराते हैं या फिर मान लीजिए एक पत्थर लिया और दूसरे पत्थर पे ऐसे खींच के मारा, तो वो पत्थर कुछ देर के लिए मूव जरूर करता है, वहां से हिलता जरूर है। तो इन्होंने कहा कि वो जब टकराए तो इनमें क्या हुआ ना, तापमान और गति की क्या हुई, उत्पत्ति हुई। यानी कि ये जो पदार्थ है, ये जो आदि पदार्थ है, इसमें गति और तापमान आया। इतना कहने के बाद उन्होंने कहा ठीक है, ये तो आ गया। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने कहा जब ये चीज हुई, जब ये टकराने लगे तो ये चीज धीरे धीरे क्या हुई ना, वायु में बदल गई। एक मतलब कि बहुत बड़ी विशाल संरचना में आपस में टकराते टकराते ऊर्जा उत्पत्ति करते करते बादल में बदल गई। और लेकिन कुछ कण तो मौजूद अभी भी रहेंगे क्योंकि वो अभी तक बदल रही है पूरी तरह से, तो वो लेकिन कुछ जो है ना वो बादल में बदल गई, वायु में बदल गई। और जब ये वायु में बदली तो उसमें भी क्या आया, गति आया, क्योंकि वायु कभी भी स्थिर नहीं रहती है, तो वो भी घूमा। लेकिन वो घूमा इसके साथ, क्योंकि इसमें तो गुरुत्वाकर्षण है, तो वो इसको खींच के रखा और घूमते रहा। जब साथ में घूमते रहा तो यहाँ पे कांट महोदय ने कहा कि भैया जब ये घूम रहा था ना, तो ये सब में क्या हुआ ना, ये सब में वृद्धि हुई, फैलाव हुआ। जब फैलाव हुआ और जब इसमें वृद्धि हुई, इसमें थोड़ा सा भार ज्यादा आया, जब इसमें भार बढ़ा तो इसका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी केंद्र अपसारित बल बना। अब ये क्या होता है, ये एक ऐसा बल होता है ना जो कि केंद्र से चीजों को बाहर की ओर धकेलता है। मतलब कि अगर मान लीजिए कोई चीज ऐसे घूम रही है तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, जो चीज यहाँ पे है इसको धकेलेगा और इसको थोड़ा दूर करते जाएगा। मतलब कि यहाँ से यहाँ आएगा चीज और ऐसे करके इससे दूर होके घूमते जाएगा। समझ में आया? तो कुछ इस प्रकार ने कहा उन्होंने कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो है ना ये भारी भी हुई और ऐसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण दूर भी होने लगी। एक टाइम आया जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इतना ज्यादा बढ़ गया कि इससे ना एक छल्ला बाहर निकला। छल्ला किस टाइप का, तो एक मान लीजिए रिंग होती है ना, रिंग, एक रिंग, ऐसा गोल रिंग बाहर निकला। तो जब वो बाहर निकला तो ये वायु है, वायु की तरह में और कुछ पार्टिकल्स हैं, आधे पदार्थ उसमें भी मौजूद है। तो ये वायु जब बाहर निकली, एक छल्ला के रूप में फैली, एक रिंग के रूप में बाहर निकली, इससे सेपरेट हुई, तो इन्होंने कहा कि ये चीज जो है ना धीरे धीरे आपस में इकट्ठी हुई। और जब ये चीज आपस में, मान लीजिए एक मेरा ये है निहारिका, ये चीज घूम रही है और इससे एक रिंग बाहर निकला। जब ये रिंग बाहर निकला तो ये धीरे धीरे क्या हुआ ना, एक जगह पे इकट्ठा हुआ। ये क्या हुआ, एक जगह पे इकट्ठा हुआ और इकट्ठा होके क्या बना दिया, एक ग्रह बना दिया। और ये जो हुआ ना छल्ला निकलने वाला काम, ये एक बार नहीं हुआ, ये एक एक करके 9 बार हुआ और इससे 9 ग्रहों का निर्माण हुआ। पर ये ज्यादा टाइम तक नहीं चली इनकी परिकल्पना। पहला जब स्टार्टिंग में इन्होंने ये सिद्धांत दिया, ये परिकल्पना दिया, तब लोगों को लगा कि हाँ भाई हो सकता है, इन्होंने पहली बार कुछ दिया था। और पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पहली बार किसी इंसान ने सोचा था कि सौरमंडल का निर्माण इस तरीके से हुआ होगा। तो ये ना एक होता है ना कि घर के पिलर की तरह इन्होंने काम किया, घर का नींव डाला था इन्होंने। फिर बाद में और भी वैज्ञानिक आए और इसके बारे में और भी चीजें बताई और इसको सही करते गए, सिद्धांत लाते गए।
और बहुत सारी बातें भी की, सौरमंडल का निर्माण ऐसे नहीं हुआ था, ऐसे हुआ था, और इसको सिद्ध भी करना एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। तो उन्होंने इसको सिद्ध भी करा था, लेकिन कहीं कहीं पे ये मात खा गए, क्योंकि इनसे जो बढ़कर वैज्ञानिक आए उन्होंने कहा कि एक बात सुनिए सर, आपने कहा कि आदि पदार्थ मौजूद थे, आई एग्री, मान लेती हूँ भगवान है, देवी है, वो कर सकते हैं, वो आदि पदार्थ अंतरिक्ष में मौजूद कर सकते हैं, लेकिन जब आपने कहा कि ये बहुत ज्यादा शीतल है, तो बहुत ज्यादा शीतल चीज भी जब आपस में टकराएगा तो इतनी ज्यादा गर्मी यानी कि तापमान को उत्पन्न करना इसके लिए संभव नहीं होगा। और दूसरी बात, जब ये रुका हुआ था, स्थिर था, तो ये फिर अपनी स्थिरता बनाए रखना चाहेगा। हम लोगों ने जड़त्व का नियम पढ़ा है, स्थिरता बनाए रखना चाहेगा ये, तो ये स्थिर जब बनाए रखना चाहेगा तो ये किसी न किसी टाइम पे रुकेगा आकर, और अगर बार बार टकरा रहा है तो एक जगह पे वो गोल गोल घूमना संभव नहीं है, छिटक के कुछ बाहर भी जाएंगे। उसके बाद कुछ और वैज्ञानिकों ने कहा कि इसके बाद ये तो ठीक है, आपने कह दिया सो कह दिया, एक बात आप मुझे और बताइए कि जब इतना सब चीज हो गया, कोई चीज जब भारी होती है तो उसका गति में वृद्धि होना, तेज होना संभव है क्या? अब एक बात मानिए, मेरे पास ये है, ठीक है, नहीं ये नहीं मान लेती हूँ, मेरे पास एक ये है, ठीक है, ये कड़ा, ये थोड़ा हैवी है, और मेरे पास एक ये वाला कड़ा है, एक ये वाला कड़ा है और एक ये वाला कड़ा है। अब मैं दोनों को घुमाना स्टार्ट करूंगी, मान लेती हूँ, ठीक है, ये जिस स्पीड में घूमेगा, और इसको मैं जितनी स्पीड घुमाऊंगी ये उतना स्पीड घूमेगा, क्योंकि इस हल्का है, इसको घुमाना हल्का है, पर इसको अगर वजन और बढ़ता है और ये भारी होता है तो इसको घुमा पाना इतनी स्पीड में संभव है? बिल्कुल नहीं है। तो शायद आपका ये नियम गलत होता है कहीं पे, क्योंकि आपको भी पता है जब कोई चीज भारी होती है तो हमें उसको उठा पाना जब संभव नहीं हो रहा, तो वो इतनी गति में तेज कैसे होता जाएगा? उसकी तो गति में धीमे होना चाहिए ना, कमी होना चाहिए गति में, तो इसकी गति में वृद्धि आपने कैसे कर दी? तो यहाँ पे लाप्लास महोदय हार जाते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं रहता है। लाप्लास नहीं, कांट महोदय हार जाते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं रहता। तो लाप्लास महोदय आते हैं, बोलते हैं कि सर गुरुजी, आप तो हमारे गुरुजी है, आपसे हमने बहुत कुछ सीखा है, आपकी 3 गलतियां बताइए ना। उन्होंने, मैं आपके पास उन 3 गलतियों को सुधार देता हूँ। बोला कि लाप्लास महोदय ने कहा कि गुरुजी, आपकी गलतियों का पहला गलती उन्होंने कहा कि आपके पास एक स्थिर और शीतल पदार्थ था। मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास इस अंतरिक्ष में पहले से एक निहारिका थी जो गर्म थी, ठंडा तो है नहीं, उसकी गति संभव है, जो गर्म है उसमें गति तो होगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपका, इन्होंने क्या कहा, स्थिर था ना, इसलिए आप अस्थिरता वाला सिद्धांत नहीं कहते। मैं कहता हूँ ये पहले से स्थिर नहीं थी, ये पहले से गति में थी, ये घूम रही थी, इन्होंने वो कर दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि गुरुजी, आप चिंता ना करें, आपका अंतिम गलती जो था वो ये था कि आपके जो सिद्धांत में आपने बताया कि ये धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, भारी हो रही थी, फैल रही थी। मैं एक बात इसमें आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये फैल नहीं रही थी। जब कोई चीज धीरे धीरे ठंडा होता है तो वो सिकुड़ती है, तो मैंने इसमें ये चीज भी चेंज कर दिया। तो लाप्लास महोदय ने कहा कि सर एक बात ध्यान से सुनिएगा आप मेरी, निहारिका जो है ना वो अंतरिक्ष में पहले से मौजूद थी, और ये ना पहले से बहुत ज्यादा गर्म थी और गति में भी थी। तो बोला अच्छा ठीक है, गति में थी, गर्म थी, मान लिया। अब बताओ इसमें हुआ क्या जो इस उत्पत्ति हुई? इन्होंने कहा कि सर इसकी उत्पत्ति कैसे भी मैं बताता हूँ। हमारा जो ये निहारिका है ना, मान लेते हैं ये एक बड़ा गैसीय बादल है निहारिका। ये क्या है? निहारिका।
ये घूम रहा है, ठीक है। तो इसके जो भारी पार्ट है ना, भारी पार्ट वो अंदर की ओर इकट्ठे होंगे, जो भारी पार्ट होंगे, भारी पार्टिकल केंद्र में, ये केंद्र में क्या होंगे ना, भारी पार्टिकल इकट्ठे होंगे और साथ में घूमेंगे। लेकिन जब ये अंदर में इकट्ठे होंगे तो इनका वजन अलग होगा और बाहर में जो वायु रहेंगे, जो मतलब कि गैस से रहेंगे, उनका वजन अलग होगा, दोनों का वेट अलग अलग होगा, वेग अलग होगा। तो इनकी गति में परिवर्तन आएगा। बोला गति में परिवर्तन आएगा कैसे? इन्होंने कहा कि सर अब मान लीजिए आप एक चक्री रखते हैं, ठीक है, ऊपर में आप रखते हो हल्का वाला चक्री और नीचे में रखते हो भारी वाला चक्री और उसको घुमाइए। जब आप इसको घुमाते हैं तो आपका जो हल्का चक्री है वो ऊपर निकल के बाहर चला जाएगा और वो स्पीड में इतना घूमेगा कि वो फेंका जाएगा। तो इन्होंने भी वही बात कही कि ये जब अंदर में भारी पार्टिकल सबमिट मतलब जमा हो गए और बाहर में गैस ही रहे तो इनकी घूमने की गति अलग अलग हो गई और बाहर वाले का केंद्र अपसारित बल भी अलग हो गया, यानी कि यहाँ से जो बाहर की ओर आ रहा था बल ये अलग हो गया और बहुत ज्यादा हो गया। इन्होंने भी कहा बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन चूंकि ये ठंडा हो रहा था तो धीरे धीरे संकुचन इसमें चल ही रहा। आपको एक बात मैंने पृथ्वी की उत्पत्ति में बताई थी कि जैसे जैसे पृथ्वी ठंडा हो रहा है वो धीरे धीरे सिकुड़ता है, अंदर की चीजों को ठंडा करते जाता है, यानी कि गैस से जो नीचे मैग्मा है उसको भी ठंडा करेगा। अगर उसमें ऊपर का ठंडा अगर ज्यादा करने की शक्ति रही और अगर अंदर में लावा की शक्ति ज्यादा रही तो वो ऊपर की चीजों को गर्म करेगा, पृथ्वी को फाड़ेगा, बाहर ऊपर की सतह को फाड़ेगा, बाहर निकलेगा। तो उन्होंने ये बात कही। उसके बाद इन्होंने एक बात कहा कि जब इतना हो गया तो केंद्र अपसारित बल तो ज्यादा हो गया बाहर वाले वायु मतलब वायु का। जब ये ज्यादा हो गया ना तो वो छल्ले के रूप में एक बार में बाहर निकला। इन्होंने क्या कहा, एक एक करके ने कहा था कि एक एक करके 9 बार निकला। इन्होंने कहा कि एक एक करके 9 बार नहीं निकला, एक बार ही निकला, लेकिन वो रिंग बाहर निकला। और जब वो रिंग बाहर निकला तो फिर वो धीरे धीरे मान लेते हैं कि ये रिंग निकला इतना बड़ा, ये कुछ पार्टिकल यहाँ से टूट गया, कुछ यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया, ऐसे ऐसे टूट करके ना ये धीरे धीरे इकट्ठे हुए और जब इकट्ठे हुए तो एक ग्रह बने। और दोनों में एक चीज इन्होंने कॉमन ये कहा कि कांट महोदय ने भी कहा कि जब ये रिंग निकल गया, 9 रिंग निकल गए बाहर, तो उसके बाद जो लास्ट में निहारिका बचा वो बना था सूर्य। अंत में जो पार्ट बच गए थे वो बना था सूर्य और इन्होंने भी सेम करके लास्ट में बचा हुआ पार्ट सूर्य बना। तो ये थी लाप्लास और कांट की परिकल्पना। लेकिन अब एक बात जान लीजिए, कोई भी परिकल्पना आता है तो उसका प्रतिपादन करना, यानी कि वो जब भी सामने आया उसका एक टाइम रहता है। तो कांट ने जब अपनी परिकल्पना दी थी वायवीय राशि परिकल्पना, तो उन्होंने दिया था 1755 में। में और लाप्लास ने दिया था 1796 में। ये दो थे जिन्होंने निहारिका पे आधारित एक परिकल्पना दी थी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी, और अगर नहीं समझ में आई है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं एक बार फिर कोशिश करूंगी आपको समझाने की, और लेकिन मेथड दूसरा होगा, तरीका दूसरा होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में सौर मंडल की उत्पत्ति को ही लेकर, लेकिन इस बार हम आएंगे जेम्स जीन्स की परिकल्पना लेकर। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।